सब पशु परिचर वाली, यानी एनिमल अटेंडेंट। पता है ये नाम क्यों चेंज क्यों किया था? इससे पहले अलग नाम था इसका, पता है क्या था? क्या था? नहीं पता। पहले इसका जो पशुपालन विभाग के अंदर जो बेसिकली वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, या सब फर्स्ट ग्रेड वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, या जिला अस्पताल हैं, जहाँ भी, वहाँ पे इसकी पोस्ट होती थी। और ये जो पहली बार है जो भर्ती के थ्रू हो रहा है ना, एग्जाम के थ्रू हो रहा है। पहले डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता था बेसिकली, जो ठीक है महीने 2 महीने गया उसका ले लेते थे, है ना। अभी ये चेंज हुआ है, इस लास्ट ईयर इसके अंदर चेंज किया था कि इसका नाम भी चेंज हुआ था, पशुधन परिचर, एनिमल अटेंडेंट जिसे इसको कहा गया था। सुंदर लगे इसलिए, है ना, एनिमल अटेंडेंट। फिर भी इतना सुंदर बना नहीं है हिंदी में, पशु परिचर। तो इसकी अपन व्याख्या करें तो कैसा लगता है ये? पशुओं को चराने वाला, है ना, लेकिन चराने वाला नहीं होता है, उनके पशुपालकों को चराने वाला होता है वो, है ना। पहले इसका नाम होता था गडरिया। गडरिया अच्छा नाम नहीं था ना, तभी चेंज करना पड़ा। गडरिया था, एक था इसका जलधारी। जो वाटरमैन था गडरिया था। क्योंकि अब गडरिया को, अब आप घर से आ रहे हो कि किसकी तैयारी करने जा रहे हो, तो गडरिया की तैयारी करने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो कम से कम थोड़ा रेपुटेड नाम हो, पशु परिचर हो, उसके बड़ी ज्यादा बढ़िया। वैसे आप तो ये कहते हैं एनिमल अटेंडेंट वाली तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसका फॉर्म भरा है, फॉर्म भर दिया, सबने भर दिया। 19 से चालू हुए थे ना, और अभी शायद 17 फेब तक है, ऐसे कुछ है ना। हाँ, तो बेसिकली पहले तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो पशु आता था उसको अटेंड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, बार वो होता है ना एक लोहे का, क्या होता है, चैनल। चैनल नहीं होता, चैनल से बाहर निकलो अब थोड़ा, स्टैंड भी नहीं होता। उसका नाम, आप में से कोई पशुधन सहायक डिप्लोमा किया हुआ है? लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, LSA, ठीक है, आप एक ही हो। तो इसमें बाकी, क्योंकि ये भर्ती इस हिसाब से कि इसके अंदर डिप्लोमा की जरूरत ही नहीं है, क्वालिफिकेशन भी बहुत कम रख दी इसमें, है ना, 10वीं पास रख दी, इसलिए बाकी सब बच्चे भी हैं। तो जो पशुधन सहायक का कोर्स किया हुआ है डिप्लोमा, उसको थोड़ा सा फायदा होना चाहिए, है ना। लेकिन वो होगा कब? जब वो पढ़ा, पहले 2 साल के डिप्लोमा में पढ़ा हो तभी होगा ना। तो उसको क्या बोलते हैं आप बताओ? अड़गड़ा, वेरी गुड, अड़गड़ा बोलते हैं। वैसे इसको ट्रेविस बोलते हैं, ट्रेविस, है ना, ट्रेविस। हाँ, जिसके अंदर पशु को रखा जाता है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। आप किसी घर में डॉक्टर जाता है, कंपाउंडर जाता है देखने, तो वो तो उसके क्या होगा, पेड़ों से बांध देगा। तो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेविस। तो ट्रेविस की डालने के लिए हॉस्पिटल की जो भी पूरी साजो सामान है, साफ सफाई, टोटल काम भी, वैसे अभी वो नहीं बोलना आपको, अभी तो आप एनिमल अटेंडेंट बन रहे हैं। अटेंडेंट का मतलब होता है एनिमल्स को अटेंड करने वाला, पशुओं को नियंत्रित करने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला। तो एक पशु परिचर की भर्ती में जैसा बता रहा था आपको, पहली बार आई है, लगभग 6000 पोस्ट है ना, 5940 के समथिंग 38 है, तो बहुत बड़ी भर्ती है। फॉर्म भी उतने ही है, कितने फॉर्म आएंगे इसके? हाँ, कम से कम 15-16 का तो आइडिया है, 15 से तो कम मान के मत चलो आप। पोस्टें भी खूब हैं, फॉर्म भी खूब हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अपने पास अगर पढ़ोगे तो हर जगह होती है, चाहे रीट हो, चाहे आप कांस्टेबल वाली हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, है ना। आवाज़ तो पीछे ज़्यादा तेज तो नहीं आ रही ना, बता देना। थोड़ा सा मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप राव, वेटनरी ऑफिसर, सीकर के अंदर पोस्टिंग है। इससे पहले जो वेटनरी ऑफिसर वाली पशु चिकित्सा अधिकारी वाली भर्ती चल रही है, उसके अंदर भी बच्चों को मार्गदर्शन दिया था, और लगभग बच्चे रिटर्न के अंदर सिलेक्ट हैं। अब इंटरव्यू चल रहे हैं उनके। बीच में कभी जो आपसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है, जो पशुधन सहायक के अंदर जो बच्चे डिप्लोमा ले रखा है वो अच्छी तरह जानते भी हैं।
पिछले 2-3 बार जो बच्चों को उनको भी एग्ज़ाम आई थी, 16 में आई थी, 18 में आई थी, 20 में, तो काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो पिछले 12-13 साल से ये जो एनिमल वाला जो पशु पालन से संबंधित जो सिलेबस है, या अपनी यूं कहीं वेटनरी से संबंधित है। वेटनरी जानते हो क्या होती है? वही, इतना मान लो कि पशु, वेटनरी डॉक्टर कौन होता है? पशु वाला डॉक्टर। और सबसे बड़ी बात और होती है, पशुओं के अंदर सब डॉक्टर ही होते हैं। इंसान में जैसे होते हैं ना कि डॉक्टर है, फिर कंपाउंडर या नर्स है, जीएनएम, फिर एएनएम है, फिर अलग अलग। पशुओं के अंदर सबके सब डॉक्टर हैं। डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, कंपाउंडर है वो भी डॉक्टर है, और आप जो हो जिसकी तैयारी कर रहे हो, आप भी क्या हो? डॉक्टर हो। तो पहले दिन से अपने आप को पहले तो डॉक्टर मानना चालू कर दो। कॉन्फिडेंस आएगा, तरोताजा होगे, पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। अब इसका जो सिलेबस आपने अभी इसके अंदर 2 पोर्शन है। पशु परिचर्या के अंदर सिलेबस आपने देखा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे? नहीं, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। 150 में से 105 किससे आएंगे? जीके, साइंस है, मैथ का पोर्शन है, थोड़ा रीजनिंग टाइप में है, हल्का हल्का ना, 10 लेवल का। और बाकी क्या है? 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन किससे आएंगे? पशुपालन से संबंधित। पैंतालीस क्वेश्चन मेजर पोर्शन है, वो आप पढ़ भी रहे होंगे। कितने दिन से चल रही है आपकी क्लासेस? ठीक है, तो इसके अंदर बहुत कुछ आपने थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज लिया भी होगा, थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा। इसमें भी देखने को आपको बहुत आता है, सर हमें पता है गाय क्या होती है, भैंस क्या होती है, वही होते हैं पशु, वही होते हैं ना, बस उतना ही चाहिए अपने को, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। 45 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इजीली सरफेस से अपने को देखना है इस चीज को, और बहुत ज्यादा कोई टफ भी नहीं है, क्योंकि सरफेस से सतही नॉलेज आपको इसका चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या बन जाओगे? कंपाउंडर बन जाओगे। उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन आप ऑलरेडी हाँ हो, फीलिंग अंदर अंदर फीलिंग मान के चलो, बाहर नहीं लानी अभी इसको। क्योंकि अब अभी घर से आते हो तैयारी करने के, आधे बच्चे तो इसीलिए आते हैं कि सर ब्याह हो जाओ, तैयारी करा तो ब्याह हो जाओ, भी के बता पगले भी क्या चाहिए, वो तो बाद में बताना, मुझे मत बताओ कि एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए ये नाम चेंज किया था। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा क्यों नाम चेंज किया था? नहीं, घर वाले कहते गडरिया की तैयारी करने आ जाएगा, तो भेड़ पालक होते हैं, जो भेड़ पालते हैं ना अपने, आते हैं रेवड़, बाड़मेर से, जैसलमेर से, नागौर साइड से जो ले लेके आते हैं, वो भी उनको भी गडरिया कहते हैं, है ना। ये गडरिया की कहानी तो सुनी होगी आपने। एक तो वो गडरिया था, अब आपकी जो 6000 बच्चे हैं उनकी भी कहानियां सुनी जाएंगी बाद में धीरे धीरे, कि क्या थे, क्या से क्या हो गए, है ना। तो इसी के अंदर जो 45 क्वेश्चन का अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। क्योंकि ठीक है, सबको नॉलेज नहीं होता इजीली। पशुधन सहायक जो सिलेबस कर रखे हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि मेरी जब उनकी एग्जाम में लेने में ड्यूटी लगी थी, इनकी जो 2 साल डिप्लोमा की एग्जाम होती है, तो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, कोई भी डॉक्टर आ जाता है या यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाता है। आपकी कौन सी कॉलेज थी? अलायंस कॉलेज। अलायंस में नहीं लगी मेरी, विवेकानंद और उनमें लगी थी राजस्थान। तो इनकी एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से होती है। अब सबके सामने वो चीजें बतानी नहीं चाहिए ना, क्योंकि इनके बिल्कुल बाकायदा सीसीटीवी लगे रहते हैं, उनके अंदर इनकी एग्जाम कंडक्ट होती है। आपकी नहीं हुई ना कभी सीसीटीवी के अंदर? सीडी बनती है, यूनिवर्सिटी जाती है, 2 घंटे का इनका पेपर होता है, 2 घंटे में 1 घंटे 50 मिनट तक ये कुछ नहीं लिखते हैं। बीच में अगर 5 मिनट हम बाहर चले जाएं, सिर्फ थोड़ा सा बाहर, 5 मिनट में इनका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो तैयारी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो आप इनसे डरना नहीं है। जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा कि हमने तो नहीं कर रखा, हम तो चलो साइंस के नहीं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब इक्वल हो, हाँ इजीली। तो वो करते कैसे 5 मिनट में, वो बाद में बताएं कभी धीरे धीरे, ठीक है ना। अब ये 45 क्वेश्चन जो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं बेसिकली, डस्टर यही है या और भी है? यही है। जो 45 की बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, वो पशुपालन, जिसको अपन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री।
हस्बैंड से ही बना हस्बेंड्री, है ना, पशुओं का हस्बैंड, उसको पालने वाला, पशुओं का पालन करने वाला, वो कौन होता है? पशुपालक। और जिस चीज का करता है वो होता है पशुपालन। जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? पशुपालन। तो पशुपालन क्या होगा? बेसिकली इस परिभाषा की बात करें, परिचय की बात करें अपन पूरी एनिमल हस्बेंड्री की, इसका परिचय क्या है? तो पशुपालन क्या होता? संधि विच्छेद करके देखो, पशुओं को पालना, पशुओं का पालन करना। पशुओं को क्यों पालते हैं? क्यों पालेंगे? शौक के लिए, उत्पाद प्राप्त करने के, कोई भी उत्पादन प्राप्त करने के लिए। और उत्पादन कब प्राप्त होगा? जब उसका उचित प्रबंधन करेंगे, अपन मैनेजमेंट करेंगे, तब उसका अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। अब मुझे ये बताओ, पशुओं के उत्पादन क्या क्या होते हैं? वेरी गुड। जैसे कि सभी होते हैं। जैसे गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस से अपन को क्या मिलता है? दूध मिलता है। दूध का फिर जैसे आपने बताया पनीर है, घी है, सब उसके उत्पाद हैं, बाय प्रोडक्ट है। भेड़ है तो भेड़ से क्या मिलेगा? ऊन है। भेड़ बकरी दोनों से मीट मिलेगा, ठीक है। या फिर पोल्ट्री की बात करें, पक्षियों की बात करें तो पक्षियों से अंडे मिलेंगे। वो सब चीजें हैं, उनका जो उत्पादन अपने को लेना है, अधिकतम उत्पादन लेंगे। और वो कब लेंगे? जब क्या होगा? उचित प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब उनका खान पान क्या है। ऐसे नहीं ठीक है गाय बन रही है, उसमें आपने जो बड़ा सा उठाया डाल दिया, उसके अंदर सूखा चारा डाल दिया, थोड़ा बहुत मूड हुआ तो हरा डाल दिया, नहीं तो नहीं डाला, है ना। उसका भी एक तरीका होता है, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कितना उसको सूखा डालना चाहिए, कितना हरा डालना चाहिए। घर में डाले हो कभी? डालते हो ना? शाबाश, ईमानदारी रखनी चाहिए। जो हाँ सब डालते हैं, फिर भी यहाँ तो बिल्कुल ऐसे बनकर नहीं नहीं सर हमने कभी देखा ही नहीं, गाय नहीं देखी। गाय क्या होती है? नहीं देखी। तो उसका क्या होता है? फिक्स होता है कि सूखा चारा 2/3 होना चाहिए। जैसे आप 10 किलो सूखा चारा दे रहे हैं तो उसमें से 3 किलो हरा चारा भी होना चाहिए, ठीक है। वो न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, पशु पोषण में। या फिर सिर्फ चारे से नहीं होगा, उसके अंदर बंटा भी होना चाहिए। होता है ना बंटा? कितना खिलाते हैं बंटा? आपके घर में 10 किलो दूध दे रही है गाय, कितना खिलाते हैं उसको? बंटा का मतलब खलचूरी या कोई 1.5, 2, 3, कितना? शाबाश। गाय को कितना? 2 से 3। 10 किलो दूध पे आपने कैसे बताया? 2.5 किलो या 3 किलो? ऐसे मूड हो गया है? वो भी अलग तरीका होता है। देखो उसके एक तो होता है उसका शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए राशन होता है कि उसको 1 किलो चाहिए चाहिए, भले वो दूध दे रही है नहीं दे रही, ठीक है। फिर वो एक होता है उत्पादन राशन कि अगर 10 किलो दूध रहे, जैसे आपने बताया 3 किलो दूध पे, सॉरी 1 किलो बंटा होना चाहिए, तो 9 किलो दूध देने वाली को 3 किलो उसको और बंटा होना चाहिए। 3 किलो वो हो गया, 1 किलो हो गया, 4 किलो हो गया, ठीक है। कोई ज्ञापन है, प्रेग्नेंट है, उसको 1 किलो और बढ़ा देते हैं तो 5 किलो हो गया। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। चलो पूछ लिया आपको कि 9 किलो दूध देने वाली एक गाय है तो उसको अपन कितना बंटा खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे? उसके भी अलग अलग। अभी अभी अपन बेसिक चर्चा कर रहे हैं, अभी क्लास शुरू नहीं है आपकी। 9 किलो दूध दे रही है कोई गाय, उसको मैंने अभी बताया जैसे है कि 3 किलो दूध देने वाली गाय को, आपने बताया मैंने नहीं बताया, 1 किलो बंटा खिलाना चाहिए, ठीक है। तो 9 वाली को कितना? 3 होगा। एक मैंने अभी क्या कहा था आपको, एक उसको क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसको भी 1 किलो दूध खिलाते तो कितना होगा टोटल? और मैंने अभी कहा था अगर वो ज्ञापन हो, प्रेग्नेंट हो तो 1 किलो और खिलाते हैं उसको, तो कितना हो गया? 5। क्वेश्चन एक ही है, आंसर 3 चेंज हो जाते हैं। कैसे? आपको पूछे कि 9 किलो दूध देने वाली गाय को क्षतिपूर्ति के लिए कितना बंटा खिलाना चाहिए? क्षतिपूर्ति के लिए, शाबाश, 1 किलो। ये किस लिए? उसको शरीर को बनाए रखने के लिए। 9 किलो दूध देने वाली गाय है, उसको उसके उत्पादन के लिए कितना खिलाना चाहिए? उत्पादन के लिए कितना खिलाना चाहिए? इसकी स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी है, ऐसे गिरने की कोशिश करे लेकिन गिर नहीं पा रही है।
जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो वैसे करते रहते हैं, अपने को ऐसा नहीं होना है। तो क्षतिपूर्ति के लिए आपने बताया 1 किलो, उत्पादन के लिए 3 किलो, और वो कहे 9 किलो दूध देने वाली एक गाय है, वो 5 महीने की ज्ञापन है, तो उससे कुल कितना 5। 9 किलो दूध देने वाली एक गाय है, उसे कितना बंटा खिलाना चाहिए? 4। शाबाश। 9 किलो दूध देने वाली गाय, उसको कितना बंटा खिलाना चाहिए? 4। 9 किलो दूध देने वाली गाय है, उसको उत्पादन के लिए कितना? 9 किलो दूध देने वाली गाय है या सिर्फ गाय है, उसे कितना क्षतिपूर्ति के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक सी अपन बात कर रहे थे, ऐसा करना अपने को। तो परिभाषा चल रही थी अपनी पशुपालन की। पशुओं को पालना या पशुओं का पालन करना किसके लिए? अधिकतम उत्पादन के लिए, उचित प्रबंधन के द्वारा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। यही काम है पशुपालन का। और वही चीज अपने को सीखने की, ये चीजें सब की सब चीजें कैसे हो। उचित प्रबंधन है, आप तो सिर्फ एक चीज बताइए, आपने खान पान वाली बताइए। अभी आपने कहा 9 किलो दूध देने वाली गाय है, 9 किलो दूध से काम चल जाएगा क्या? आज से पहले जब 10-15 साल से पहले की बात कर रहे हैं, तो देसी गाय होती थी। देसी थी? कैसी होती है देसी? जो लात मारती है। हाँ शाबाश, लात मारने वाली हर चीज देसी गाय नहीं होती है ना, लात तो कोई भी मार देता है। तो देसी गाय कौन सी होती? जो हाँ थुई ज्यादा होती है, जिसे कुबड़ी भी बोलते हैं, गल कंबल भी होते हैं, लटकती रहते ना। ज्यादातर होती थी सफेद रंग की गाय होती थी, उसकी अपने ब्रीड भी पढ़ेंगे, अलग अलग थार पार्क नस्ल थी। आजकल बहुत चल रहा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, गिर नस्ल का दूध बहुत बढ़िया होता है ना, होता है ना। तो गिर भी क्या होते हैं? देसी होती है। साहिवाल भी देसी होती है। राठी, अपने एरिया में राठी भी पालते हैं, तो वो भी कैसी होती है? देसी। तो वो तो देसी गाय होती है। तो उनका पहले दूध कम था, या यूं कहें उनके चलो 9-10 किलो था। उस दूध को बढ़ाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं बताओ, थोड़ा सा सोचो दिमाग से। तो पहले तो आपने, चलो इतना हाई फाई मत जाओ, पहले तो आपने क्या किया? अच्छा खाना पीना दिया, है ना, खाना पीना दे दिया, 9 किलो वाला दिया आपने, जो कर लिया, तो वो क्या हो गया? प्रबंधन का हिस्सा है, वो भी बढ़िया खान पान दिया। दूसरी अबाऊ किस पे? विदेशी नस्ल से क्रॉस करवाया आपने। ये आजकल जो गांव के अंदर एक ढोलकी लेके घूमते रहते हैं, है ना डॉक्टर साहब, सभी डॉक्टर साहब हैं। तो ढोलकी क्या होती है? उसके अंदर सीमन होता है ना। जो अपन बात करें LN2 जार होता है, वो ढोलकी नहीं होती, लिक्विड नाइट्रोजन का जार होता है, जिसे क्रायोकेन कहते हैं। ये भी सब याद होना चाहिए आपको, पर धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि आपका बेसिकली काम क्या होगा, जब आप हॉस्पिटल चले जाओगे, आप कहेंगे वो क्रायोकेन लाओ और उसको गैस भरवा के लाओ, तो पता तो होना चाहिए क्रायोकेन कौन सा है। गैस कौन सी डलती है उसके अंदर? नाइट्रोजन। शाबाश। कौन सी नाइट्रोजन? लिक्विड। लिक्विड का मतलब तरल, तरल नत्रजन बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। और एक बार आप मतलब बताना, उसका तापमान कितना होता होगा, वो जो गैस निकलती है उसका? -196 डिग्री। वेरी गुड। -196 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या सेल्सियस होता है? लिख दिया, इसका मतलब वो सही नहीं होता, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या फर्क होता है? हाँ होता है। चलो वो तो आपको साइंस में भी आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे चेंज करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सोचो कितना ठंडा होता होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है, और उससे 200 गुना अधिक ठंडा होता है, -200, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि कितना है, लिखाते रहेंगे टाइम पे, कि जो उसके अंदर गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, और वो भी होती है लिक्विड यानी तरल। ठीक है ना, तरल नत्रजन होता है, जिसका तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अंदर कौन रहता है? कौन सोता है? सीमन वगैरह नहीं होता, सीमन ही होता है। वगैरह भी साथ में होते हैं, सही कह रहे हैं। वगैरह में कौन आ जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ के साथ में
मतलब शुक्राणु हैं, शुक्राणु के अंदर खाद्य पदार्थ जो संचित है, फ्रक्टोज वगैरह हैं, और उसके अंदर जो ग्लूकोज है जो उसको ठंड के अंदर रजाई का काम करती है ना। इतने माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या वो मरेगा नहीं? माइनस 196 डिग्री, एक दिन अंदर घुस के देखो उसके, एक दिन नहीं, 1 मिनट आप अंगुली अंदर कर दो उस गैस के अंदर, अंगुली आपकी निकलेगी नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, इतनी ठंड होती है। आग के अंदर आदमी जितना नहीं जलता उससे कहीं ज्यादा, हाँ जो आप कह रहे हो वो भी सही है, प्यार में जलता है ना, उसको भूल जाओ एक बार। आग के अंदर उतना ज्यादा नहीं जलता जितना ठंड के अंदर जलता है। जो ठंड के अंदर जो जलन होती है उसको क्या बोलते हैं? ठंड के अंदर जो जलन होती है उसे क्या कहते हैं? तड़पन और होती है, तड़पन उसको नहीं बोलते, फ्रस्ट बाइट। ये आपकी साइंस में आएंगे सब चीजें। फ्रस्ट बाइट यानी इतनी बाइट क्या होता है? काटना। तो इतनी ठंड, अत्यधिक ठंड की वजह से जलना फ्रस्ट बाइट होता है। वो जो आपकी आग है या उसके बजाय भी थोड़ी आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा, तो वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो कौन सी खतरनाक होती है? अगर आपको कहे कि आपको आग के अंदर डालें या लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डालें, तो कौन सी अच्छी होती है? अच्छी तो कोई नहीं होती। तुलनात्मक रूप से कौन सी कम खतरनाक होती है ना? आग वाली कम खतरनाक, ये ज्यादा खतरनाक होती है ठंड के अंदर। तो चलो ये तो अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर जो सीमन या जो वीर्य रहता है, जिसके अंदर शुक्राणु मैन कौन होता है? बच्चे पैदा करने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें, अंडाणु और शुक्राणु, ओवम और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो अंडा तो जैसे गाय भैंस की बात करते हैं उसके अंदर होता ही है, जब वो हीट के अंदर आएगी, एस्ट्रस साइकिल के अंदर आएगी, और उसके अंदर जो शुक्राणु कहां से जाएगा? जो आप क्रायोकेन के अंदर LN2 के अंदर रहने वाला जो सीमन है या वीर्य है, उसके अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है, शुक्राणु है, वो उसके अंदर रखते हैं। इतनी ठंड मारने का क्या मतलब उसको? भाई इसको उतनी ठंड क्यों दे रहे हैं? आराम से रहने देते, अब ठीक है कमरे के तापमान पे पड़ा रहे, कहते यहीं पड़ा रहे, कहां दिक्कत है? क्यों? इतना कम तापमान करने का फायदा यह है कि उसकी जो भी क्रिया विधि है उसको क्या करना है? कम से कम, नहीं तो उसके अंदर जो संचित भोजन था वो खा जाएगा वो। ठीक है, कोई भी कोशिका है वो अगर सामान्य तापमान पे रहेगी तो उसकी मेटाबॉलिज्म होगा, उसकी क्रिया विधि होगी, उसकी वजह से क्या होगा? उसके जो अंदर स्टोर फूड है, संचित भोजन है, उसको खा जाएगा। और जो LN2 के अंदर इसकी बात करें, उसके अंदर जो शुक्राणु रहते हैं कितने दिन तक रहते हैं? 1 दिन, 2 दिन, एक साल, 2 साल, कितने दिन तक रह सकते हैं? जो ढोलकी जो बात कर रहे थे, जो ढोलकी लेके घूमते रहते हैं, उसके अंदर शुक्राणु कितने दिन तक सही रहते हैं? लगभग उसके अंदर वो जीवन ता उम्र, अगर आज से 30 साल पहले किसी नर बुल से यानी सांड से आपने शुक्राणु इकट्ठे किए हुए हैं और सही सलामत रखा है, तो वो आज भी खराब नहीं होगा, आने वाली 50 साल भी वो खराब नहीं होगा। इसलिए इस बहम में मत रहना। कोई कहता है डॉक्टर साहब सुई भर की जानी है, अरे बस अभी ताजा बीज लेके आए हूं, बस वो ताजा कुछ नहीं होता है। अगर सही है उसके अंदर तो वो खराब नहीं होता। यही कारण है कि इसको तरल नत्रजन के अंदर रखा जाता है, माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो खराब नहीं होगा। वो अलग बात है बीच में आपने निकाल ली उसकी एक्स्ट्रा को, अच्छा देखने के लिए वापस वो बंदर की तरफ की गाजर उगी कि नहीं उगी खोद खोद के देख रहा है, वहां पे लगा रहा है, तो वो एक बार बाहर निकाल दी तो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको बता रहे थे क्यों होती है ऐसा। तो इसके अंदर जो शुक्राणु है वो अच्छी नस्ल के, तो बाहर से क्या हुआ, तो बाहर से सीधे तो सांड ला नहीं पाए, क्यों? खर्चा ज्यादा पड़ता है ना, उसको एरोप्लेन में बिठा के लाएंगे। विदेशी नस्ल के जो सांड है उनके दूध ज्यादा था, उनके नहीं था, उनकी माओं के दूध ज्यादा था, है ना। जो विदेशी नस्ल के जो सांड थे या जो नस्ल थी उसके दूध ज्यादा था, कि वहां जैसे 40 लीटर दूध था एक गाय के, उससे जो पैदा हुआ जो बच्चा जो नर, यानी उसकी माँ की कितना दूध था? 40 लीटर। यहां वाले की अपन कितनी बात कर रहे थे? 10 है, 12 है, 15 है, 9 है, यहां कितना दूध मान ले कि 10 लीटर। तो एक आपने बताया कि नस्ल सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, नस्ल सुधार के लिए विदेशी ब्रीड से आपने अपने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो अपने एवरेज मानते हैं, और चीजों को अगर नगण्य मान ले, तो इस सांड की माँ की 20 लीटर था, इस गाय के 10 लीटर है, तो लगभग कितना दूध आ जाएगा? औसत ले लो कोई,
40 + 10/2 तो कितना हो गया? 25 लीटर। यानी नस्ल सुधार कैसे हुआ? अच्छी नस्ल की जो विदेशी नस्लें थी उनका क्रॉस अपने यहाँ की देसी नस्ल के साथ अपने करवाया तो क्या हो गया? दुग्ध उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति हुई थी, वैसे दूध क्रांति भी हुई थी। हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और दुग्ध क्रांति के वेरी गुड, वर्गीस क्यूरियन। उनको दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर भी दूध की शॉर्टेज थी, दूध की कमी थी। उसके बाद में ये सब चीजें हुई, विदेशी नस्लें आई, जब से क्रॉस ब्रीड गाय होने लगी तब दूध अधिकता से है। ठीक है, अब जहां जाओगे वहां दूध ही दूध मिलेगा। हाँ जी, हाँ संपत कुमार, एस कुमार, संपत कुमार, तो वो तो एआई के अंदर था। ठीक है, तो वर्गीस क्यूरियन को अपन क्या मानते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको मिल जाएगा। वर्गीस क्यूरियन कौन है? दुग्ध क्रांति का जनक। ठीक है, तो इन सब चीजों के द्वारा अपने को क्या हुआ? अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। मीट के लिए बात करें तो मीट की जो बकरी की नस्ल है, मीट की सबसे बढ़िया कौन सी है? यहां राजस्थान की बात करें, मारवाड़ी के बजाय भी सिरोही उससे भी ज्यादा बढ़िया है। तो यानी मीट के लिए अगर आप पाल रहे हैं तो अच्छी नस्ल सिरोही पालो। तो इन सब चीजों से अपने क्या किया? अच्छा प्रबंधन किया, अच्छा खान पान दिया, अच्छी नस्ल बनाई आपने, तो उससे क्या होगा? अधिक से अधिक उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो यही अपना उद्देश्य है पशुपालन का। पशुपालन का उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना। 100 के लिए तो कोई नहीं पालता। गोबर कौन डालने के लिए खुश है कि गोबर डाल के आएगा? ठीक है, तो लिखो पहले पशुपालन। अब अभी तक कभी क्लास तो नहीं ना इसकी, एक भी नहीं हुई ना? तो शुरुआत, हाँ जी, चलो कोई नहीं। तो अभी शुरू से अपने पढ़ना पशुपालन, जिसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुओं को पालकर, पशुओं को पालकर पशुओं को पालकर उनके उचित प्रबंधन द्वारा पशुओं को पालकर उनके उचित प्रबंधन द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करके, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, ये क्या होता है? पशुपालन। उसके नीचे कंटिन्यूएशन लिखो, पशुपालन की शुरुआत पशुपालन की शुरुआत कब हुई होगी? लगभग तुक्का मार दो कोई भी। 6000 ईसा पूर्व है, 6000 ईस्वी पूर्व है। क्यों पाला उन्होंने? क्या जरूरत पड़ी उनको पालने की पशुओं को? पहले वो क्या खुद भी नंगे घूमते थे, फिर थोड़ी बहुत उनमें सिविलाइजेशन आया, मतलब उनको सभ्यता आई कि नहीं यार नंगे बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर एक साथ जंगल के अंदर रहने लगे, पत्ते बांधने लगे वो, तो फिर खाने की भी उनको व्यवस्था देखनी पड़ी। तो खाने के लिए तो शुरुआत किस चीज से होती? कोई भी आदमी सबसे पहले, अगर कुछ नहीं है, ये सब चीजें है ना, आईफोन वगैरह ये सब चीजें बाद की हैं, है ना, कपड़े भी बाद में चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए?
खाना। तो उस टाइम इस ये सब चीजें थी ना, सबसे उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी की चीज क्या थी? खाना। तो उन्होंने जो भी पाला पशु, वो किस लिए पाले? भोजन की प्राप्ति के लिए। तो उद्देश्य अगर पूछ ले आपको, पशुपालन का उद्देश्य वो क्या है? भोजन की प्राप्ति। पशुपालन का उद्देश्य क्या है? भोजन की प्राप्ति। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो इसके अंदर मेन पूछा जाता है कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, क्यों उन्होंने पालना क्यों शुरू किया? तो भोजन की प्राप्ति। पैसे कमाना तो बाद की चीजें, आजकल लोग इस काम के लगे, लेकिन सबसे पहले उसे क्या, जैसे गाय पाली, दूध, उससे दूध मिला। और उससे पहले भी वो ज्यादातर मीट के लिए पालते थे, मांस के लिए पालते थे, पशुओं को पालते थे और उनसे फिर वो मांस काम में लेते थे। एक होता है, अगला लिखो पशुधन। पशुधन को अपन कहते हैं लाइव स्टॉक, पशुधन। पशुधन ऐसे पालतू पशु ऐसे पालतू पशु जिन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। ऐसे पालतू पशु जिनसे, या यूं कोई ऐसे पालतू पशु जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है या लाभ प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पशुधन। इसके नाम में क्या आ रहा है? धन। यानी ऐसे पशु या ऐसे पालतू पशु जिनसे आर्थिक धन या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पशुधन। तो आर्थिक लाभ किस किस से पशु से प्राप्त किया जाता है? उदाहरण की बात करें आप, उदाहरण कौन कौन है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? पशुधन के अंदर आ जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शाबाश, कुत्ता, बिल्ली, ये पशुधन है क्या? कुत्ता बिल्ली पशुधन है क्या? कुत्ता बिल्ली से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना, कुत्ता या बिल्ली वो पशुधन नहीं है। तो उसके उदाहरण लिखो, पशुधन की परिभाषा लिखिए, आगे लिखो। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर है। सुअर को मीट के पर्पज से मैल नहीं पाला जाता है। सुअर लिखना चाहो तो लिख दो। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, वो बाकी सबके सभी अपन मानते हैं, पर थोड़ा सा अपने दिया, जैसे कुत्ता बिल्ली आप वो टाइगर के लिए बोल देगा तो वो पशुधन की श्रेणी में नहीं आता। तो उदाहरण लिखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नीचे लिखो कुत्ता बिल्ली पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। कुत्ता बिल्ली या पोल्ट्री, मुर्गियां जो है वो भी क्या, तो मुर्गियां किस में आती है? पोल्ट्री में आती हैं। पशुधन नहीं बोलेंगे, पशु नहीं बोलेंगे उनको बेसिकली। तो जो आर्थिक लाभ के लिए जो चीजें पाली जाती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? पशुधन। जिसके धन आ जाता है वह पशु, पालतू पशु जिनसे धन उपार्जन किया जाता है या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? पशुधन। अब ये आप तो कह रहे हो कि सर 6000 ईस्वी पूर्व पालना शुरू किया, पहले तो सब क्या थे? जंगली जानवर थे ना। तो वो प्रक्रिया जो जंगली पशुओं को पालतू पशु बना दिया, क्या कहलाएगी? वह प्रक्रिया या विधि जो जंगली पशुओं को पालतू पशु बना देती है, डोमेस्टिकेशन। अब थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड है, उसका इंग्लिश में याद करना पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है आपको। डोमेस्टिकेशन का नाम सुना कभी? अभी सुना कर, अभी भी सुना है। डोमेस्टिक क्या होता है? घरेलू। तो वही बात है, उसी से बना डोमेस्टिकेशन, यानी घरेलू बना दिया आपने, डोमेस्टिकेशन।
डोमेस्टिकेशन। यानी जो जंगली जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया, लिखो इसमें डोमेस्टिकेशन। जंगली पशुओं को पालतू बनाना, जंगली पशुओं को पालतू बनाना। जंगली पशुओं को पालतू बनाना क्या कहलाएगा? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिक आपको पता है घरेलू, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो भी जंगली जानवर हैं उनको धीरे धीरे अपने पालतू बना लिया। कुत्ता क्या है? आजकल पालतू, लेकिन पहले क्या था? जंगली। तो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले जैसे अपन बात करें, कुत्ता है उसको पालतू बना लिया। पहले जो बकरी थी वो भी क्या थी? जंगली थी, उसको भी पालतू बना लिया। भेड़ को भी अपने बना लिया, गाय को भी, इन सबको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कुत्ता है, लिखो कुत्ते, कुत्ता लिखो। जो डॉग है इसमें लिखो सबसे पहले जो बनाया गया था, सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया कौन सा था? डॉग। तो इसमें लिखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बनाया गया पालतू पशु। सर्वप्रथम जो पालतू पशु बनाया था वो कौन था? कुत्ता। सबसे पहले बनाया गया पालतू पशु कौन है? कुत्ता। और अगर अपन बात करें उसके बाद में कौन आई? बकरी यानी गोट। ये भी सर्वप्रथम पालतू बनाया गया पालतू पशु, लेकिन किसमें? रूमिनेंट्स के अंदर, रुमांदी। आगे अपन बात करेंगे पशु भी दो प्रकार के होते हैं, पशुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो जुगाली करने वाले होते हैं, है ना। गाय भैंस भेड़ बकरी जुगाली करती है क्या? कैसे करती है? पहले पूरा खा लेती है, उसके बाद जब खड़ी रहती है तो उसका मुंह चलता रहता है, यानी जो अंदर जो खाया उसको मुंह में लेके बार बार उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजित कर देती है, फिर वापस अंदर लेती है। या आपने घोड़ा देखा है, घोड़ा कभी जुगाली करता है? नहीं करता। तो वो उस आधार पे अपन देखेंगे कुछ तो जुगाली करने वाले होते हैं, कुछ बिना जुगाली होते हैं। तो बकरी जो है, कुत्ता क्या होता है? जुगाली वाला होता है या बिना जुगाली वाला? बिना जुगाली वाला। वो हाँफता है, जुगाली नहीं करता। लाट टपकती रहती है, गर्मी ज्यादा लगती है, वो हाँफता, जुगाली नहीं होती है ना। तो कुत्ता तो सर्वप्रथम बनाया गया पालतू पशु कुत्ता है। और बकरी कौन सी होगी? सर्वप्रथम पालतू पशु, सर्वप्रथम बनाया गया पालतू पशु किसमें? जुगाली करने वाले। जुगाली करने वालों को क्या बोलते हैं? रुमांदी, रूमिनेंट्स। तो इसमें लिखो बकरी के अंदर सर्वप्रथम बनाया गया, सर्वप्रथम बनाया गया पालतू पशु, ब्रैकेट में लिखो जुगाली करने वाला। जुगाली करने वाला। जुगाली करने वाले को क्या कहते हैं अपन? रुमांदी। रुमांदी को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। सर्वप्रथम डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल है, सर्वप्रथम पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। और आप वो पूछ ले कि सर्वप्रथम जो रूमिनेंट्स के अंदर पालतू पशु है कौन सा है? बकरी। और सबसे लास्ट वाली कौन सी है? भैंस, बफेलो है। वो अंतिम पशु, सबके बाद में इसको अपने पालतू बनाया है। वैसे क्या बड़ी बदमाश होती हैं, अभी भी आपने डिस्कवरी चैनल पे देखते होंगे, ये जो जंगली भैंसे होते हैं वो बिल्कुल किसी काबू में नहीं आते। तो उनको काबू करने के लिए बहुत समय लगा। पहले प्यार मोहब्बत से कुत्ते को काबू में लिया, छोटा था, समझा बुझा के रोटी खिला दी उसको, पास में रखने लगे। फिर बकरी बेचारी भोली सी थी। फिर बकरी के बाद में गाय को, उसको गाय को पाल लिया, घोड़े को पाल लिया। ऐसे करते करते लास्ट में भैंस है, उसने सोचा कि सब के सब पल गए तो अपन जंगल में क्या करेंगे। तो लास्ट में वो भी झांसे में आ गई और पालतू बन गई। तो भैंस में लिखो
पालतू पशु जिसको सबसे बाद में, जिस पालतू पशु जिसको सबके बाद में डोमेस्टिक किया गया या पालतू बनाया गया। सबके बाद में पालतू बनाया गया पशु कौन सा है? बफेलो या भैंस। ठीक है, तो भैंस दोनों श्रेणी में आ जाएगी। आपको पूछे सबके अंतिम में या सबके लास्ट में जुगाली करने वाला पालतू पशु कौन सा है? भैंस, क्योंकि वो जुगालू करने वाले भी है। सीधा आपको पूछ ले सबके लास्ट में या सबसे अंत में बनाया गया पालतू पशु कौन सा है, तो भी कौन है? भैंस या बफेलो। तो इसके अंदर बेसिकली 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अपने। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है, सबसे पहले पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता। उसी में अगर आपने जोड़ दिया सबसे पहले रुमांदी या रूमिनेंट्स जुगाली करने वाला पालतू पशु कौन सा है, तो कौन हो जाएगा? बकरी। ठीक है, इनका जो बेसिक मोटिव क्यों पाला जाता है, इनको उद्देश्य पूछा जाता है। एक दो जो छोटी एग्जाम हुई थी पहले पूछा भी गया था कि पशुपालन का उद्देश्य क्या था। अभी लिखा आपने, बोलोगे? उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना। देखो क्या लिखा आपने, भोजन की प्राप्ति। मैंने आपको क्या कहा था? कपड़े, मोबाइल, टीवी सब चीजें बाद की हैं, सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो टारगेटेड होना चाहिए। आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो, क्या उद्देश्य है आपका? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको बताया ना पहले, उद्देश्य तो वो है, उसके लिए नौकरी चाहिए, है ना? नौकरी किसी के लिए चाहिए, तो वो उद्देश्य, उससे भटको मत आप उद्देश्य से। ठीक है, तो ये सब बातें अपन कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन सा आया। उसके बाद में अपन करेंगे पशुओं का वर्गीकरण। पशु जो आपने पढ़े कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब हमारे जैसे सर एक जैसी होती है हमारे लिए, तो वो एक जैसी नहीं होती, धीरे धीरे उनको पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग डालो, पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण हम 2 आधार पे करेंगे। पहला आधार क्या है? भोजन की प्रवृत्ति के आधार पे। भोजन की प्रवृत्ति के आधार पर पशुओं का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, कितने प्रकार के पशु होते हैं पहले एक बार देख लो। भोजन की प्रवृत्ति के आधार पे, भोजन कौन सा भोजन खाते हैं, तो ये सब जानते हो आप। मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं और सर्वाहारी। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? मांसाहारी, मांस प्लस आहारी। वह पशु जिनका आहार मांस होता है कौन हुई? मांसाहारी, कार्निवोरस। शाकाहारी, इनका कौन होगा? पेड़ पौधे, पत्तियां, सब्जी, फ्रूट्स, वो जो सब के सब कौन आएंगे? जो खाएंगे शाकाहारी। और तीसरे कौन होते हैं? सर्वाहारी। जो भी आएगा चलेगा, टूट पड़ेगा। शादी में दिखा, टूट पड़ेगा। शादी के बगल में कोई वो चल रही है, ईद चल रही है, तो वहां पे पहुंच गया, है ना? जो सब कुछ खा सकता है। मांसाहारी के अंदर वह पशु जो क्या खाते हैं? मांस। मांस खाने के लिए क्या चाहिए? शाबाश, क्या चाहिए? कैनाइन। कैनाइन टीथ, या उसको क्या बोलते हैं? रदनक। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में उनका करूं, रदनक बोला जाता है। क्योंकि दो चीजें हमारे हमेशा दिक्कत करती है मेरे। एक तो क्योंकि जैसे वेटरनरी हमारे पूरा सिलेबस किस में होता है? इंग्लिश में। फिर जो पशुधन सहायक का होता है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी के अंदर। हिंदी में होता है लेकिन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी। आप वाला तो लगभग पूरा ही हिंदी में कोशिश कर रहे हैं इसको। फिर भी अगर इंग्लिश का कोई वर्ड ज्यादा आ जाए, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी सर डोमेस्टिकेशन का मुझे हिंदी बताओ, नहीं बताऊंगा, है ना? तो मांसाहारी
रदनक दांत या किसी इसको क्या बोला जाता है? कील दांत। कील दांत कौन होता है? कैनाइन। तीखे दांत होते जो चीर फाड़ने के काम में आते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। किस में होते हैं? कुत्ते के अंदर होते हैं, बिल्ली के अंदर होते हैं, शेर के अंदर होते हैं, टाइगर के अंदर होते हैं, लॉयन के अंदर, सबके अंदर। तो वह पशु जिनके अंदर कील दांत या कैनाइन दांत अति विकसित होते हैं। होते तो अपने अंदर भी होते हैं। कहाँ कौन से होते हैं अपने अंदर? तो साइड वाले होते हैं ना तीखे से, हाँ वो होते हैं कैनाइन टीथ। क्योंकि कभी कभार अपन भी, है ना, तो जिनके कैनाइन टीथ या रदनक दांत होते हैं वो अति विकसित होंगे मांसाहारी पशुओं के। शाकाहारी पशु क्या खाएंगे? पेड़ पौधे, टहनियाँ, फल, घास फूस। हाँ, जो घास फूस खाने वाले जो होते हैं क्या कराएंगे उनको? शाकाहारी या हर्बीवोरस। ठीक है। मांसाहारी के उदाहरण कौन है? मांसाहारी पशुओं के उदाहरण कौन सा है? गाय। ये भी सोच क्या रहे हो, बोलो फटाफट। आपने गाय को मांस खाते हुए देखा है? तो फिर क्या है? तो मांसाहारी कौन है? शेर, टाइगर, कुत्ता, बिल्ली, सब के सब आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। कुत्ता, बिल्ली, हाँ वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टाइगर यानी। और शाकाहारी, गाय भैंस को कभी मीट खाते देखा, मांस खाते देखा आपने? तो क्या है ये? क्या है? शाकाहारी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब की सब क्या है? शाकाहारी। ये जो तीसरी कैटेगरी है इसमें कौन आते हैं? हैं? कुत्ता। कुत्ता तो यहां लिख दिया यार। खा सही है, खाता रोटी है, लेकिन चूंकि अपन सिर्फ एक क्राइटेरिया लेते हैं कि जो सिर्फ ये खाता है, सिर्फ वो खाता है, लेकिन साथ उसके जो कैनाइन टीथ हैं वो भी अति विकसित होने चाहिए, है ना, तभी तभी उसको मांसाहारी कहेंगे। रोटी खा लेता है इसका मतलब ये नहीं उसने सर्वहारी के अंदर डाल देंगे उसको। मांसाहारी होता है जिसके कैनाइन टीथ या रदनक दांत हैं वो अति विकसित होते हैं और साधारणतया वो मांस ही खाता है। अब गलती से कभी हो सकता है कि गाय के मुंह में भी अगर मांस चला गया तो उसको अपने थोड़ा ही कर देंगे मांसाहारी, है ना। उनको पसंद करता है वो। सर्वहारी के अंदर कौन आएगा? सुअर। सुअर है वो दोनों चीजें पसंद करेगी। और उसके साथ साथ सुअर के साथ में कौन है? मानव। साथ में नहीं है उसके, पर काम ऐसे ही करता है ना। काम ऐसे ही करता है। आपने बचपन में पढ़ा हुआ मोर है। मोर क्या है? वो भी सर्वहारी होता है, लेकिन चूंकि अपन पशु पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो मोर को यहाँ पे लिख नहीं रहे। तो ये ध्यान रखना, मांसाहारी जिसके अंदर कील दांत, रदनक दांत या इंसाइजर टीथ होते अति विकसित होंगे। शाकाहारी के अंदर नॉर्मल होंगे। और आपने तो ये देखा नॉर्मल क्या होंगे, कईयों के अंदर तो होते ही नहीं है। गाय भैंस के अंदर देखा आपने दांत? यहां दांत होते हैं? होते हैं। कौन से होते हैं? नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले नहीं होते, है ना। देखना आप, ऊपर वाले दांत नहीं होते, ऊपर से बोखी होती है वो। कौन? भैंस। तो चलो इसकी भी एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी है, बताएं। कि कुछ बच्चे जैसे जिस जो आपका टारगेट है उसके लिए आते हैं, पता है आपको। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वही टारगेट पढ़ने के लिए आते हैं, कोई किस लिए आता है, कोई मस्ती के लिए आता है, कोई कुछ काम करने के लिए आता है। तो एक था वो कुराफाती था, कुछ नहीं करता था वो। क्लास नहीं आने के उसको बहाने चाहिए थे, है ना। तो कभी वो कहता मेरे लग गई, कभी साल में 2-3 बार अपनी दादी को खत्म कर देता कि मेरी दादी जी खत्म हो गई इसलिए नहीं आता। कभी वो कहता कि पड़ोस में चूहा आ गया उसको पकड़ने लग गया, कुछ भी कह देता। तो उसके जो टीचर थे वो भी उसको पता चल गया कि झूठा है ना। तो एक दिन वो 2-3 दिन नहीं आया, तीसरे दिन जब गया तो उसकी मैडम ने पूछा भाई कल कल और परसों क्यों नहीं आया क्लास में? तो पट्टी बांध के चला गया हाथ की कि मैडम मेरे को तो कल कुत्ता खा गया था। मारवाड़ी बोलो मैडम मान तो काल तो मन कुत्तो खाओगो। मैडम को भी पता था, बोली पट्टी खोल। पट्टी खोली तो कोई दांत के निशान ही नहीं थे। तो तू झूठ बोल रहा है। नहीं मैडम कुत्तो तो खायो और कुत्तो बोखो है। वो क्या समझते हो, सब यही किया हो ना। हाँ तो फिर सब समझते हो। तो यही बात है, लिखो इसको, कोई बात नहीं है, लिखो फटाफट। किस आधार पे देखा आपने? पशुओं की भोजन की प्रवृत्ति के आधार पर। किस प्रकार का भोजन खा रहा है? मांस खा रहा है मांसाहारी, हर्ब्स खा रहा है शाकाहार कर रहा है तो शाकाहारी, सब कुछ खा रहा है तो सर्वहारी। लिखो इसमें मांसाहारी, पहले तो लिखो मांसाहारी के अंदर ऐसे पशु जो मांस का सेवन करते हैं
ऐसे पशु जो मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। ऐसे पशु जो मांस का सेवन करते हैं इनके, अगला पॉइंट, इनके कील दांत, रदनक या कैनाइन दांत, एक ही बात होती है, जिनको कील दांत भी बोलते हैं, रदनक दांत भी बोलते हैं या कैनाइन। इनके कील दांत, रदनक या कैनाइन दांत अति विकसित होते हैं, अति विकसित होते हैं। उदाहरण शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इसमें लिख लो। उदाहरण शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब के सब मांसाहारी के उदाहरण है। दूसरा लिखो शाकाहारी, शाकाहारी पशु वह पशु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन, वह पशु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे जैसे फल सब्जी सब आ जाएंगे इसके अंदर। वह पशु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। और अंतिम है सर्वाहारी, ओमनिवोरस। सर्वाहारी वह पशु जो सभी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, मांसाहार शाकाहार, जो सभी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? सर्वाहारी। ऊंट क्या है? ऊंट किस में आएगा? किसके अंदर? रदनक दांत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अति का समझते हो? अति विकसित। पाए जाने वाला और विकसित होना, अति विकसित में बहुत फर्क होता है। पाए जाने वाले अपने अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन अपने अंदर उतने थोड़े टफ होते हैं, तीखे बिल्कुल। आपने देखा शेर के दांत देखे कभी? तो चीर दूर से चीर फाड़ देगा पूरा, एक बार गया उसका ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े। तो ऊंट मांसाहारी के अंदर मत कर देना उसको, किसके अंदर आएगा? शाकाहारी। इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं। आप तो ये देखो, अपन जो भी पालते हैं, कुत्ता बिल्ली के अलावा, शेर तो अपन पालते नहीं है, या कोई पालता है? होता है किसी किसी को कि शेर पालूं या गलतफहमी पालूं। जो भी पालना है पाल सकते हो आप, लेकिन अपन जो भी पालते, गाय भैंस भेड़ बकरी, वो कौन सी है? शाकाहारी। सिर्फ कुत्ता बिल्ली किसके अंदर आ जाएगी? मांसाहारी के अंदर। और सर्वाहारी के अंदर तो एक सूअर अपन मानते हैं, पशुओं की बात करें मानो तो चलो अपने एग्जाम्पल साथ में इसका ले लिया, बाकी सूअर होती है वो सर्वाहारी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे कैसा भोजन खाते हैं उसके आधार पे अपने इनका वर्गीकरण किया। दूसरा वर्गीकरण कैसे देखेंगे? क्या हुआ? चलो वो भी करवा देंगे। अगला वर्गीकरण दूसरा लिखो, बी डाल के, जिसका दूसरा आधार है पशुओं का वर्गीकरण। दूसरा लिखो बी, आधार 2। पशुओं के पेट या अपनियों के आमाशय के भागों के आधार पर, पशुओं का मतलब
पेट कितने प्रकार का होता है उसके आधार पे, या आमाशय के कितने भाग होते हैं उसके आधार पे अपन इसका वर्गीकरण करेंगे। क्लास आपकी कितनी बजे तक होती है? 5 बजे तक होती है। हो गया? जल्दी लगी हुई है? ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसके बाद में इस क्लासरूम में कोई दूसरी क्लास तो नहीं लगती ना? ठीक है। तो अगला क्लासिफिकेशन है अपने पशुओं के पेट। पेट तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जो बच्चे साइंस के भी नहीं, ऐसे आर्ट्स के भी, आमाशय के भागों के आधार पे होता है। आमाशय कहाँ होता है? पेट में होता है ना, स्टोमक। आमाशय के कितने भाग होते हैं उस आधार पे अपन 3 प्रकार से इनको क्लासिफिकेशन कर रखा है। कौन कौन से होते हैं? वो तो भाग हो गए, उसके आमाशय के भाग हो गए। पशुओं की बात करें, एक तो होता है, हाँ शाबाश, एरुमंती। एरुमंती को अपन क्या बोल देंगे? नॉन रूमिनेंट या मोनोगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक का मतलब जिसके अंदर आमाशय का एक ही भाग हो, मोनोगैस्ट्रिक, या एरुमंती या नॉन रूमिनेंट्स। दूसरा है रुमंती, रुमांदी, रूमिनेंट्स या पॉलीगैस्ट्रिक, जिसके आमाशय के एक से ज्यादा भाग हैं। जो अभी बात कर रहे थे आप, एक से ज्यादा भाग कौन कौन से होते हैं? आमाशय कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? शाबाश, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। सीरियल इस हिसाब से होता है। और तीसरा कौन सा हो गया? सूडो रूमिनेंट, आभासी रुमांदी। दो तो आपको पता है, तीसरा कौन सा होता है? दोनों के बीच का, कंफ्यूज करने वाला होता है। ना तो एक भाग होते हैं ना उसके 4 होते हैं, उसके अंदर 3 भाग होते हैं। 4 में से 3 भाग होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। कौन सा अनुपस्थित होता है उसमें? शाबाश, उसके अंदर ओमेजम वाला भाग है, जो तीसरा भाग है वो अनुपस्थित होता है। इसलिए उसको कहते हैं आभासी रुमांदी। दिखते हैं रुमांदी जैसे हैं, लेकिन आभासी इसलिए हो गई क्योंकि उसके अंदर एक कम हो गया। तो इस आधार पर अपन इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से? मोनोगैस्ट्रिक है एरुमंती, रुमंती और आभासी रुमंती। आभासी रुमंती का उदाहरण कौन सा? पहले तो बताओ एरुमंती का कौन सा है? अपन क्या है? एरुमंती कौन से होते हैं? जो जुगाली नहीं करते वो होते हैं नॉन रूमिनेंट्स। अपने अंदर कोई तो रूमिनेंट नहीं है ना। आदमी क्या है? रूमिनेंट्स है, नॉन रूमिनेंट्स? कई जुगाली करते हैं, बैठे बैठे करते रहते हैं, लेकिन उसको माफ करना, ठीक है? वो जुगाली अलग होती है। वो 5-10 रुपए वो खर्च करेंगे तो जुगाली करेंगे वो, है ना? लेकिन वो किसके अंदर आएंगे? नॉन रूमिनेंट्स के अंदर आएंगे। नॉन रूमिनेंट्स के अंदर पशुओं के अंदर बताओ कौन से जो पशु हैं जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं? घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली। शाबाश। तो घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब के सब क्या है? एरुमांदी। रुमांदी कौन कौन से होते हैं? वही बात, जो जुगाली करते हैं, जो पूरे दिन बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं। देखते हो गाय भैंस भेड़ बकरी मुंह चलाती रहती हैं, जुगाली करती रहती हैं। हाँ जी, बोविटिकुल। शाबाश यार, कुल तक पहुंच गया। तो आप तो उसके पहले से किया नहीं आता, आपको बोविटी का क्या पता? जेट आई सेट। शाबाश, चलो बहुत बढ़िया बात है। और भी कोई? जेट, गेट, सेट, कॉलेज छोड़ दिए आप? मतलब बेसिकली ज्यादातर आपसे आर्ट्स के स्टूडेंट ज्यादा हैं क्या? एग्रीकल्चर वाले? एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर में तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं आपके, इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये अपन बाकी तो कल बात करेंगे, कल लिखा भी देंगे आपको इसकी। पर ऐसा कोई जो बिल्कुल अपने को ये पता ही नहीं है कि रूमन क्या होता है, रूमिनेंट्स क्या होता है, ऊपर से जा रही है, ऐसे कोई है? नहीं ना कोई ऐसा? कोई बात नहीं, शुरू में पहली क्लास में लगता भी है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके जो बचे हुए टाइप्स वगैरह।